आज हम लोग BHU BCom एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये अगर आप इसको बहुत मुश्किल समझ रहे हैं तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है और बहुत आसानी से इसे तैयार किया जा सकता है। देखो, हम लोग को जो भी पढ़ना है अब अपने माइंड में ये रखो कि जैसे इंटरनेट आ गया है ना, तो इंटरनेट आने के बाद से 2016 के बाद से पेपर का पैटर्न बहुत बदल गया है। पेपर एनालिटिकल हो गया। अब ऐसा नहीं होता है कि कोई बच्चा रट करके एग्जाम में चला जाएगा और इजीली एग्जाम दे देगा, नहीं। अब वनडे एग्जाम एनालिटिकल लेवल का हो गया है और वो आपसे क्वेश्चन करता है, इस तरह की क्वेश्चन करता है। क्वेश्चन को ऐसा नहीं करता कि आप एक बार में याद करके जाके बैठेंगे और रट करके देंगे, वैसा पहले हुआ करता था। 2013 तक ये सारी चीज़ें हुआ करती थी, बट जैसे जैसे इंटरनेट डेवलप हो गया है और हर बच्चे के हाथ में मोबाइल एक्सेस है, तो पेपर का स्टैंडर्ड को उसने इस तरह से बढ़ाया कि वो क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को टफ करता है एनालिटिकल करके। आप डायरेक्ट रट करके एग्जाम नहीं दे सकते, तो आपको चीज़ें समझना होगा। और हम लोग का काम यही है कि हम लोग चीज़ों को रटेंगे नहीं जैसा बुकिश लैंग्वेज में दिया है, हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे ईजी वे में। चीज़ें समझना है हमको चीज़ों को रटना नहीं है, ठीक है। हम लोग जो सेक्शन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट। ये 3 सेक्शन आपके बिजनेस से रिलेटेड हैं और इससे 15 क्वेश्चन अभी तक BHU एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमको एक वर्ड जो पढ़ना है वो वर्ड है बिजनेस। उस एक वर्ड को बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर आप 11th में भी पढ़ के आए, बिजनेस स्टडीज़ की बुक्स हैं आपके पास, बिजनेस मैनेजमेंट्स भी हैं, तो आप पढ़ करके आए हैं वहाँ पे ऑलरेडी। एक वर्ड अगर आप बिज़नेस पढ़ लेते हैं, बिज़नेस क्या होता है, कितने तरह का होता है, कैसे होता है, अगर आप सिर्फ इतना सा पढ़ लेते, इतना आसान सा काम आप कर लेते, तो आप ऑलमोस्ट एक बुक पढ़ लेते हैं और आपके एक सेक्शन कवर हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें एक वर्ड जानना है, उसका नाम है बिज़नेस, ठीक है। बिज़नेस, चूँकि हम सब इस वर्ड से बहुत, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से या नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, सारे लोग इस वर्ड से पहले से ही फैमिलियर हैं, सब इसको जानते हैं बिजनेस वर्ड को। लेकिन हम उसको डीप में अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि बिजनेस एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, अगर ओवरऑल ऊपर के डेफिनेशन देखी जाए तो जैसा कि लोग समझते हैं, जैसा कि बुक्स में भी आपके समझाने के लिए, आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिया ही हुआ है कि एनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ फॉर द पर्पस ऑफ, ओल्ड ट्रेडिशनल डेफिनेशन में आपको ये डेफिनेशन मिल जाएगी। एनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस, ठीक है। देखिए, यहाँ पे 2 वर्ड है, एक वर्ड है अर्निंग, एक वर्ड है प्रॉफिट। तो जैसे ही कोई लाइन आप जिंदगी में या कभी भी जैसे ही आप कोई लाइन पढ़े, कोई वर्ड पढ़े, तो तुरंत आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए। आपके माइंड में तुरंत क्वेश्चन आना चाहिए कि ये जो वर्ड है इसका क्या मतलब है और इस वर्ड का इम्पैक्ट पूरे सेंटेंस पे क्या पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बात सिर्फ देखिए अर्निंग की नहीं की गई है, अर्निंग प्रॉफिट की गई है। यहाँ पे एक वर्ड है प्रॉफिट, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान देना है कि यहाँ पे प्रॉफिट की बात की गई है, ठीक है, अर्निंग की नहीं। सुकरात कहते थे कि क्वेश्चन करिए, और वो रोड्स पे खड़े होकर के सबके क्वेश्चन लेते थे और सबको रिप्लाई करते थे, ठीक है। एक शेर भी है कि मिले ना जहर तो अपना ही लहू पीते हैं, जाम खाली नहीं रहते कभी सुकरातों के। तो अगर कोई मिलता है तो आप उससे क्वेश्चन करिए, आपका टीचर मिलता है उससे करिए, दोस्त मिलता है उससे करिए। अगर कोई नहीं मिलता है तो खुद से क्वेश्चन करिए। मिले ना जहर तो अपना ही लहू पीते हैं, आप खुद से ही क्वेश्चन करिए और खुद ही उस वर्ड को, उस सेंटेंस को समझने की कोशिश करिए। देखिए, यहाँ पे बात की गई है प्रॉफिट की। प्रॉफिट सिर्फ अर्निंग की बात नहीं की गई। जैसे इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो आप कह सकते हैं कि कोई भी इंसान जो उठा और सुबह उठकर वो गया मजदूरी करने, शाम को मजदूरी करके 400-500 रुपये लेबर वर्क करके लेकर के आया, तो क्या वो बिजनेस है? नहीं, वो बिजनेस वर्ड नहीं है, बिजनेस वर्क नहीं है। क्यों नहीं है वो बिजनेस? उसका कॉज क्या है? उसको आप बिजनेस में क्यों इंक्लूड नहीं करेंगे? क्योंकि उसमें उसको जो मिला है वो प्रॉफिट नहीं मिला है, ठीक है। वर्ड पे फोकस करना है। एक एक वर्ड पूरी की पूरी डेफिनेशन आपकी चेंज कर सकते हैं, पूरा कंसेप्ट चेंज कर सकते हैं। प्रॉफिट नहीं है उसमें क्या है? उसमें सिर्फ उसको उसकी मजदूरी मिली, उसको वेजेस मिला है, प्रॉफिट नहीं मिला है। प्रॉफिट वर्ड अपने आप में हमेशा पैरेलल चलता है। इसके साथ साथ ही एक चीज़ और चलती है, लॉस। जहाँ पे भी प्रॉफिट होगा वहाँ लॉस होने की प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। लॉस होने की प्रोबेबिलिटी जो बियर करता है उसको कहते हैं रिस्क टेकर। लॉस की प्रोबेबिलिटी जो बियर करता है उसको कहते हैं रिस्क टेकर, ठीक है।
क्वेश्चन आपके BHU एंट्रेंस एग्जाम में पूछा हुआ है कि प्रॉफिट किस में होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, बिजनेस में, प्रोफेशन में, बिजनेस में, प्रोफेशन में, जॉब में, ऐसे करके आपको 4 ऑप्शन दिए थे, नन ऑफ दिस। तो प्रॉफिट किस में होता है? प्रॉफिट हमेशा आपको बिजनेस में होता है, ठीक है, बिजनेस में आपका प्रॉफिट होता है, ध्यान देना। जहाँ पे प्रॉफिट होगा वहाँ लॉस होने की प्रोबेबिलिटी होगी, लॉस होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी उसको जो बियर करता है, जो लॉस होने की जो संभावना को सहता है, लॉस के लिए प्रिपेयर्ड रहता है, उसको रिस्क टेकर कहते हैं, ठीक है, वो रिस्क लेता है, ठीक है। तो रिस्क जो फैक्टर है और रिस्क का जो रिटर्न होता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा है, रिस्क का जो रिटर्न होता है उसको प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे कई तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखे गए। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एनी मनी एक्टिविटीज फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस, ठीक है। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटीज लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कोई भी काम बिजनेस है, ये अपने आप में बहुत वास्ट डेफिनेशन है। अगर इसको आप कहेंगे तो फिर आप कहेंगे, तुरंत आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि मैं सुबह घर से निकला और मैंने 2000 रुपये का नोट पा लिया, तो क्या ये बिजनेस है? मेरा प्रॉफिट तो हो गया, ठीक है। तो मेरा प्रॉफिट तो हो गया, तो क्या ये बिजनेस है? तो नहीं, ये बिजनेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें भी लॉस की प्रोबेबिलिटी कुछ भी नहीं है, लॉस होने की कोई संभावना नहीं है, तो ये आपका बिजनेस नहीं है। तो फिर आप तुरंत क्रॉस क्वेश्चन, फिर आपके माइंड में दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, और आना भी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में तुरंत ये आना चाहिए कि चलिए ठीक है, ये बिजनेस नहीं है, तो हमने दूसरा तरीका लिया। लॉस होने के लिए आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तब आपको लॉस होगा। तो आप कहेंगे कि दूसरा तरीका यह है कि आपने थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर दिया, कुछ गन्स वगैरह खरीद ली, तकरीबन 10,000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया और चले गए रॉबरी करने, आपने लूट की और तकरीबन 1 लाख रुपए आप वहाँ से लूट करके ले आए। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि यहाँ पे तो आपका रिस्क है, बिकॉज आपने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट भी किया है, इसके डूबने की भी संभावना है और पकड़े जाने पे आपकी कुटैया भी हो सकती है। बेसिक सी बात है। तो क्या ये बिजनेस है? तो नहीं, ये भी बिजनेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो भी एक्टिविटीज़ आप करें वो लॉफुल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। कैसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए? लॉफुल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी के सर पे बंदूक रख के उससे पैसा ले लेंगे और रोज यही काम करेंगे तो कहेंगे कि ये बिजनेस है, ठीक है। तो ये भी बिजनेस नहीं। तो तीसरा आपके माइंड में आया कि चलिए ठीक है, ये लॉफुल नहीं है। अब हमने एक 2000 का मोबाइल खरीद लिया सेकेंड हैंड और फिर हमने उसको सेल कर दिया 3000 का। यहाँ पे आपके साथ रिस्क भी है और ये लॉफुल भी है। रिस्क कैसे? आपने 2000 का मोबाइल खरीदा, हो सकता है कि वो 2000 का सेल ना हो, वो कम का भी सेल हो सकता है कि नहीं? कम का सेल हो सकता है। तो जब वो कम का सेल होगा तो यहाँ पे रिस्क भी है और ये लॉफुल भी है। भाई कानून भी इसकी मान्यता देता है, आपको मना थोड़ी करता है ये करने से, है ना। तो इस केस में क्या ये बिजनेस है? नहीं, ये भी आपका बिजनेस नहीं है। क्यों? ये भी बिजनेस क्यों नहीं है? सारे के सारे आपके बिजनेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी जो एक्टिविटीज है वो लॉफुल होने के साथ साथ कॉन्टिन्यूअस भी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? है ना, लगातार वो एक्टिविटीज आपकी क्या होनी चाहिए? होती रहनी चाहिए। डिपेंड करता है कि आप रेगुलर बेसिस पे वो काम करते हैं, कुछ मार्केट्स वीकली बेसिस पे भी लगते हैं। तो ऐसा जो भी काम है जो कॉन्टिन्यूसली होना चाहिए, सबसे पहले तो लॉफुल होना चाहिए, वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, उसमें रिस्क का फैक्टर होना चाहिए, प्रॉफिट अर्निंग के मोटिव से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गए और जा करके आपने उसमें जो मोटिव होना चाहिए वो प्रॉफिट होना चाहिए। आपने जा करके मजदूरी कर दी तो वो बिजनेस नहीं है। नहीं तो वो बिजनेस नहीं। बिजनेस के ये कई सारे एलिमेंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं कि वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए और रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, डेली होना चाहिए, उसमें लॉस की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, मोटिव आपका क्या होना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। तो इन सारे डेफिनेशन को कंसिस्ट करके एक आइडियल डेफिनेशन बनाने की कोशिश की है मैंने, जिससे कि आप बेटर समझ पाएँ कि एक्चुअली बिजनेस क्या होता है। और बिजनेस कर कौन सकता है? तो कोई पर्सन कर सकता है, कोई आर्टिफिशियल पर्सन कर सकता है, कोई फर्म कर सकती है, कोई ग्रुप ऑफ पर्सन कर सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन कर सकता है। ये सारे लोग क्या कर सकते हैं? बिजनेस कर सकते हैं। तो इनको ध्यान में रखते हुए एक आइडियल डेफिनेशन बनाने की कोशिश की है। वो डेफिनेशन अभी आपके आगे तुरंत आपको लिख करके बता। तो जो डेफिनेशन है, जो बेसिक आपको बेटर तरह से बता पाए कि एक्चुअली बिजनेस क्या है, वो कुछ इस तरह से है। एनी लॉफुल ह्यूमन एक्टिविटीज। कैसी एक्टिविटीज? सबसे पहले तो वो लॉफुल एक्टिविटीज होनी चाहिए विच कॉन्टिन्यूसली डन। वो लगातार आपकी एक्टिविटी क्या है? होती रहनी चाहिए। किसके थ्रू? बाय एनी पर्सन। कोई पर्सन कर सकता है उसको। एनी ग्रुप ऑफ पर्सन। ग्रुप ऑफ पर्सन इट मीन्स क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। एनी पर्सन, एनी ग्रुप ऑफ पर्सन, एनी आर्टिफिशियल पर्सन इट मीन्स कंपनी, ठीक है, कंपनी।
फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, उसमें पर्पज क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए। अभी क्या है कि आप ये कहते हैं कि कोई टीचर जो पढ़ा रहा है, कॉन्टिन्यूसली पढ़ा रहा है, रेगुलर बेसिस पे पढ़ा रहा है, डेली आपको पढ़ा रहा है, ठीक है, लॉफुल एक्टिविटीज भी है, कॉन्टिन्यूसली भी हो रही है, तो क्या वो बिजनेस है? नहीं, वो बिजनेस नहीं, क्योंकि उसमें भी जो मोटिव है, जो उनका पर्पज है, वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है। तो जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए होता है उसको हम क्या कहते हैं, बिजनेस कहते हैं। एनी लॉफुल ह्यूमन एक्टिविटीज विच कॉन्टिन्यूसली डन, कोई भी लॉफुल एक्टिविटीज जो लगातार होती रहती है, बाय एनी पर्सन, किसी पर्सन के द्वारा, एनी ग्रुप ऑफ पर्सन, किसी पार्टनरशिप फॉर्म या ग्रुप ऑफ पर्सन के द्वारा, एनी आर्टिफिशियल पर्सन मतलब किसी कंपनी के द्वारा, किसी आर्टिफिशियल पर्सन के द्वारा, फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो लगातार ऐसी एक्टिविटीज होती रहती है उसको हम क्या कहते हैं, बिजनेस कहते हैं। तो उम्मीद है कि अब आप इसको बेटर समझ पाए होंगे कि बिजनेस क्या होता है। अच्छा, इतना बताने के पीछे मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है इसको बताने के पीछे? इसके बताने के पीछे ऑब्जेक्टिव ये है कि पिछले कुछ सालों में आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब हमें लगता है कि आप बेटर समझ पाए होंगे कि बिज़नेस क्या है और बिज़नेस को कौन कर सकता है। इसको बताने का ऑब्जेक्टिव ये है, आपके BHU ऑनलाइन पोर्टल पे, हालांकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर के आप BHU से के कुछ 2014 से 2019 तक के पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पेपर मिल जाएगा 2014, ठीक है, 2014 के पेपर में ही आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 78। 2014 का बीकॉम का आप क्वेश्चन पेपर रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 78 आपको मिल जाएगा। और उसमें क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ प्रमोटर ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस, तो इनमें से कौन जो है वो बिजनेस का प्रवर्तक नहीं हो सकता है। प्रवर्तक का मतलब अभी वो शॉर्ट में बता देते हैं, कंपनी पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको बेटर बताएंगे। प्रवर्तक का मतलब होता है वो जो किसी बिजनेस के कंसेप्ट को डेवलप करता है, जो किसी बिजनेस को सोचता है, कोई बिजनेस का नया आइडिया इनोवेट करता है, उसको आप प्रमोटर बोलते हैं। तो पूछ रहे हैं इनमें से कौन बिजनेस का प्रमोटर नहीं हो सकता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन कुछ इस तरह से दिए गए हैं, स्टॉक एक्सचेंज, एक कंपनी, एक स्टॉक एक्सचेंज, एक फर्म और एक इंडिविजुअल। तो यहाँ पे देखिए आपको हमने ऑलरेडी बता दिया है कि कौन कौन हो सकता है। पर्सन हो सकता है मतलब इंडिविजुअल हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन मतलब फर्म हो सकता है ऑलरेडी, आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कि कंपनी हो सकती है। तो कौन नहीं हो सकता है, बेसिकली आपका स्टॉक एक्सचेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज किसी में नहीं आता है, वो एक रेगुलेटरी बॉडी है, इसलिए वो किसी भी तरह का बिजनेस नहीं कर सकते, उसका काम रेगुलेशन का है, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज बिजनेस का प्रमोटर नहीं हो सकता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये बात जान ली कि बिजनेस क्या होता है, हमने बहुत सारी बातें जान ली। अब बात करते हैं कि बिजनेस में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को बेसिकली आप बिजनेस कहेंगे, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं उसको हम आपको बता देते हैं। तो बिजनेस बेसिकली एक वाइड कंसेप्ट है और उसके लिए बिजनेस जो वर्ड है ये अपने साथ इंक्लूड करता है 2 वर्ड्स को, ठीक है। बिजनेस अपने आप में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और इसमें 2 चीज़ें इंक्लूड होती हैं। कौन कौन सी होती है? पहला होता है कॉमर्स, ठीक है, और दूसरा क्या आता है बिजनेस में ही, इंडस्ट्री, ठीक है। कॉमर्स और इंडस्ट्री दोनों के दोनों क्या है, बिजनेस में आते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये जानना है कि कॉमर्स क्या होता है। कॉमर्स बेसिकली, ठीक है, कॉमर्स क्या है, कॉमर्स के फर्दर इसमें 2 चीज़ें आती हैं। बिजनेस जो वर्ड है, बिजनेस अपने साथ इंक्लूड करता है 2 चीज़ों को, कॉमर्स को और इंडस्ट्री को। तो हमको कॉमर्स समझना है कि कॉमर्स क्या होता है। कॉमर्स वो होता है बेसिकली जो किसी चीज़ के खरीदने, बेचने और उसके डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें कॉमर्स में आता है फर्दर हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअली बिजनेस में कौन कौन सी चीज़ें, बिजनेस के एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो बिजनेस में देखो 2 चीज़ें आएंगी, ठीक है। पहला आएगा कॉमर्स और दूसरा आएगा इंडस्ट्री। तो सबसे पहले आप जानो कॉमर्स क्या है। कॉमर्स चीज़ों के खरीदने बेचने से, ठीक है, उसकी बाइंग एंड सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। ध्यान देना इसमें सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन तो करता है,
ये सामान को खरीदता बेचता अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंचाता है, लेकिन उसमें मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूड नहीं है, वो उस सामान को बनाता नहीं है। ठीक है, सामान बनाना, किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करना वो इंडस्ट्री का पार्ट है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। कॉमर्स बेसिकली किसी चीज़ के बाइंग सेलिंग और उसके डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें देखिए दो एलिमेंट्स होते हैं बिजनेस के, एक है कॉमर्स और एक एलिमेंट है उसका इंडस्ट्री। तो देखो कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स में बेसिकली अगर आप कॉमर्स जानना चाहते हो तो इसके पहले इंडस्ट्री जान लो। इंडस्ट्री में क्या होता है, इंडस्ट्री में किसी चीज़ का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, प्रोडक्शन करके यूटिलिटी क्रिएट्स की जाती हैं। ठीक है, किसी चीज़ का प्रोडक्शन करके, जैसे मैंने बताया अभी कि आप गीली मिट्टी लेकर के उससे एक घड़ा बना देते हैं, तो गीली मिट्टी, जिस मिट्टी की आपके लिए कोई यूटिलिटी नहीं है, वो घड़ा बनने पे आपकी यूटिलिटी क्रिएट हो जाती है। तो इंडस्ट्री बेसिकली चेंज इन शेप करके, उसके शेप को बदल करके, उसके फॉर्म को बदल करके आपके साथ क्या करती है, यूटिलिटी को क्रिएट करती है। ये इंडस्ट्री का काम है। कॉमर्स क्या है, कॉमर्स जब कोई चीज़ हमारा इंडस्ट्री में बन गया, ठीक है, प्रोडक्शन के बाद, ध्यान देना कॉमर्स क्या है, प्रोडक्शन के बाद, ये प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, प्रोडक्शन यहाँ पे हो गया, प्रोडक्शन के बाद अब यहाँ पे कोई कंपनी में कोई चीज़ मान लो इंडस्ट्री में बनी है, तो वो कैसे जाएगी कस्टमर तक। ठीक है, कस्टमर तक वो कैसे जाएगी, तो प्रोडक्शन के बाद अगर यहाँ फैक्ट्री है, यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, और आपके अल्टीमेट कस्टमर यहाँ है, तो बीच में कई सारी प्रोसेस होंगी। प्रोडक्शन के बाद से लेकर के, प्रोडक्शन यहाँ है तो ध्यान देना यहाँ पे कॉमर्स नहीं है, कॉमर्स यहाँ नहीं है, ये इंडस्ट्री का पार्ट है। प्रोडक्शन किसका पार्ट है, इंडस्ट्री का। तो प्रोडक्शन के बाद से लेकर के, और यहाँ पे कोई कस्टमर है जो इसको कंजप्शन करेगा। ठीक है, ठीक है, प्रोडक्शन के बाद से लेकर के कंजप्शन के पहले तक जितना भी प्रोसेस होता है, वो सारी की सारी प्रोसेस क्या होती है, कॉमर्स में आती है। जैसे सारी की सारी प्रोसेस आपकी क्या होगी, कॉमर्स में आएगी। प्रोडक्शन के बाद और कंजप्शन के पहले जितनी भी चीज़ें, चीज़ों का प्रोडक्शन करने के बाद, यहाँ प्रोडक्शन हुआ, ये कॉमर्स में नहीं है, प्रोडक्शन करने के बाद अल्टीमेट कस्टमर तक पहुँचाने तक, उसके डिस्ट्रीब्यूशन तक। ठीक है, प्रोडक्शन के बाद से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन तक की सारी प्रोसेस क्या होती है, कॉमर्स में आती है। जैसे आपने किसी पार्ले जी फैक्ट्री में मान लीजिए, जैसे इसमें है पैकेजिंग, कॉमर्स में फर्दर दो चीज़ें आती हैं, ट्रेड आती है, एड्स ऑफ ट्रेड आता है। ट्रेड में क्या होता है, ट्रेड का मतलब होता है खरीदना और बेचना, किसी चीज़ को खरीदा और बेचा। कॉमर्स के दो पार्ट होते हैं, ट्रेड एंड एड्स ऑफ ट्रेड। ट्रेड के आगे दो पार्ट होते हैं, खरीदना और बेचना। किसी चीज़ को खरीदना और बेचना क्या है, ट्रेड है। बेसिकली इसको एक कहते हैं, आपने कोई चीज़ खरीदी और बेची, वो ट्रेड है। एड्स ऑफ ट्रेड क्या है, हर वो चीज़ जो ट्रेड की हेल्प करे, हर वो चीज़ जो ट्रेड को ईजी बनाए, वो क्या है, एड्स ऑफ ट्रेड है। जैसे पैकेजिंग, आप इमेजिन करिए कि आप पार्ले जी कंपनी में गए और उसने आपको पार्ले जी का बिस्किट पैकेट में ना करके आपको हाथ में दे दिया, खूब सारा बिस्किट। इतना सारा बिस्किट आप हाथ में कैसे ले आएंगे, तो प्रॉब्लम है। तो पैकेजिंग क्या है, पैकेजिंग एड्स ऑफ ट्रेड है। हर वो चीज़ जो ट्रेड को सपोर्ट करे, ट्रेड को इजी बनाए, वो क्या है, एड्स ऑफ ट्रेड है। ठीक है, अब उसको छोटे पैकेट के बाद बड़े पैकेट में रखा जाता है, तो वो भी एड्स ऑफ ट्रेड है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन से कस्टमर तक पहुंचने में कोई चीज़ पहले पैकेट्स में पैक होगा, पहले उसका प्रोडक्शन होगा, वो पार्ट इंडस्ट्री का। उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पैकेट्स में पैक करेंगे। पैकेट्स में पैक करने के बाद हम ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर तक लाएंगे, फिर बल्क बायर तक लाएंगे, फिर रिटेलर तक लाएंगे और फिर सप्लायर तक लाएंगे। तो ये सारे काम जो हम करते करते रिटेलर के बाद हम उसको क्या करेंगे, अल्टीमेट कस्टमर तक लाएंगे। कस्टमर तक लाने के बीच में हमें बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उसकी पैकेजिंग करानी पड़ती है, उसका ट्रांसपोर्ट कराना पड़ता है, उसको कुरियर से भेजना पड़ता है, और भी उसका स्टोरेज रखना पड़ता है। तो ऐसी बहुत सारी प्रोसेस जो ट्रेड को सपोर्ट करती हैं, वो सब क्या है, एड्स ऑफ ट्रेड है। हर वो चीज़ जो ट्रेड को सपोर्ट करे, फाइनेंस की जरूरत होती है कस्टमर को, तो ये सारी की सारी प्रोसेस किस में जाती है, एड्स ऑफ ट्रेड। हर वो चीज़ जो ट्रेड को ईजी बनाए। अगर आपको बिस्किट हाथ में दिया जाएगा तो आप नहीं ले पाएंगे। अगर आपको फाइनेंस नहीं दिया जाएगा, अगर मोबाइल्स कंपनीज आपको फाइनेंस नहीं करेंगी, तो उस केस में क्या होगा, आप मोबाइल नहीं खरीद पाएंगे। आपको फाइनेंस कंपनी फाइनेंस करती है, तभी आपका खरीदना बेचना क्या हो पाता है, ईजी हो पाता है, तभी आपका ट्रेड ईजी हो पाता है। एड्स ऑफ ट्रेड क्या करता है, ट्रेड को ईजी करता है। ठीक है, एड्स ऑफ ट्रेड का इतना काम है। ओके, बात ठीक है। इसमें फर्दर दो चीज़ें आती हैं कॉमर्स में। पहला है ट्रेड। ठीक है, ट्रेड का मतलब होता है खरीदना और बेचना। ये भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी हम रेफरेंस बता देते हैं कि कब और किस ईयर में पूछा गया है। खरीदना और बेचना, बाइंग एंड सेलिंग। ट्रेड का मतलब सीधा सा है बाई एंड सेल। अच्छा, ये देखो कि क्या बाई एंड सेल बिना, और इसमें आता है ट्रेड, कॉमर्स में ट्रेड एंड एड्स ऑफ ट्रेड। ट्रेड मतलब होता है खरीदना और बेचना। ठीक है, ट्रेड को हिंदी में कहते हैं व्यापार। ठीक है, क्या कहते हैं,
व्यापार, ठीक है। और एड्स ऑफ ट्रेड को बोलते हैं व्यापार के सहायक। ठीक है, तो व्यापार और व्यापार के सहायक आते हैं कॉमर्स में। व्यापार और व्यापार के सहायक मिलकर के क्या बनाते हैं? कॉमर्स बनाते हैं, ठीक है। तो अब ट्रेड एंड एड्स ऑफ ट्रेड, ट्रेड खरीदना और बेचना, इमेजिन करो बिना एड्स ऑफ ट्रेड के, बिना व्यापार के सहायक के पॉसिबल है। कोई सामान जो कहीं पे मैन्युफैक्चरर हुआ है, ठीक है, कोई सामान जो कहीं पे मैन्युफैक्चर हुआ है, मान लो पार्ले जी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हुआ है, तो बिना एड्स ऑफ ट्रेड के क्या आप उसको खरीद और बेच सकते हैं? एड्स ऑफ ट्रेड में हर वो चीज़ आती है, जैसे पैकेजिंग, जैसे आप पार्ले जी के बिस्किट को क्या करेंगे, छोटे छोटे पैकेट्स में पैक करेंगे, तब तो वो कंज्यूम करने लायक होगा। उसके बाद फिर आप उसको कार्टून में पैक करेंगे, फिर आप उसको ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ट्रांसपोर्टेशन मतलब गाड़ियों के थ्रू आप उसको ले करके आएंगे, तब उसको दुकानों पे लाएंगे, तब कहीं जा करके वो ट्रेड पॉसिबल हो पाता है। तो ट्रेड आज के समय में पॉसिबल नहीं, पहले के समय में ऐसा एक बार पॉसिबल था कि जैसे आम वगैरह बगीचे वगैरह के पेड़ हैं, तो उसको वही खरीद करके कोई खरीद ले और फिर किसी को बेच दे, तो वो ओल्ड कंसेप्ट में पॉसिबल है। लेकिन आज के कंसेप्ट में बिना एड्स ऑफ ट्रेड के ट्रेड पॉसिबल नहीं। तो ट्रेड, एड्स ऑफ ट्रेड बेसिकली वो चीज़ है वो जो ट्रेड की हेल्प करता है, ठीक है। हर वो चीज़ जो ट्रेड को, जो आपको खरीद और बेच, आपको ट्रेड करने में जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करे, जो आपके परचेजिंग एंड सेलिंग को बढ़ाए, ठीक है, वो क्या है? एड्स ऑफ ट्रेड है, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको? एड्स ऑफ ट्रेड क्या है? जो आपके ट्रेड में हेल्प करे, वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो आपके ट्रेड को में हेल्प करे, वो क्या है? एड्स ऑफ ट्रेड है। जैसे पैकेजिंग मैंने बताया, छोटे छोटे पैकेजेस में करना, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, आप कुछ सामान आपको रखने भी पड़ते हैं बहुत टाइम के लिए, कुछ सामान कोल्ड सिचुएशन में, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है, अगर कोई शॉपकीपर आपको कोल्ड ड्रिंक गर्म दे तो आप उसको नहीं लेंगे ना, उसको स्टोर करना पड़ता है रेफ्रिजरेटर में, तो बेसिकली उसका स्टोरेज, ये भी क्या है? एड्स ऑफ ट्रेड। ये डायरेक्ट ट्रेड नहीं होता है, बल्कि ट्रेड को हेल्प करता है साइड से, तो इसको एड्स ऑफ ट्रेड बोलते हैं। अब आप कहेंगे कि इंश्योरेंस किस तरह से? ये तो सिर्फ कॉस्ट इनकर करता है, इंश्योरेंस एड्स ऑफ ट्रेड नहीं होना चाहिए। ये ट्रेड की हेल्प नहीं करता बल्कि कॉस्ट इनकर करता है, तो ऐसा नहीं है। देखो, इंश्योरेंस इसलिए ज़रूरी कि सामान वगैरह आप गाड़ियों से लेकर के जाते हैं और वो स्टोरेज कहीं पे रखते हैं, वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं तो गाड़ियाँ पलट भी सकती हैं, अगर यूपी है तो और जगह भी पलट सकती हैं, क्रिटिक्स नहीं कर रहा किसी गवर्नमेंट के। देखो बेसिकली क्या होता है कि बड़ी बड़ी क्या होती हैं, बड़े बड़े वो आपको हाईवेज वगैरह से ले करके आने पड़ते हैं, ठीक है, सामान। और ऐसे में क्या होता है कि रास्ते में लूट होने की समस्या है, गाड़ियों के पलटने की समस्या है, वो हर जगह पलट सकती है, यूपी हो ना हो, गाड़ियाँ पलट सकती हैं। और ज़्यादातर आप जानते हैं कि जो भी सामान जो ज़्यादा कुछ आता है वो सबसे ज़्यादा उसका ट्रांसपोर्टेशन अगर होता है तो शिप से होता है, कार्गो जहाज से होता है। समुद्र वगैरह में ऐसे खतरे हमेशा रहते हैं। तो इंश्योरेंस बेसिकली इनकरेज करता है, इंश्योरेंस सिक्योर करता है एंटरप्रेन्योर को, सिक्योर करता है बिजनेसमैन को कि नहीं आप बिजनेस करिए, हम आपको हेल्प करें। तो बेसिकली तब उनको थोड़ा इनकरेज मिलता है और वो जा करके ट्रेड कर पाते हैं, तब वो जा करके सामान ला पाते हैं और बेच पाते हैं। अगर इंश्योरेंस ना हो तो लोग ट्रेड में काफ़ी खासा मुश्किलें आ जाएँ, गोदाम वगैरह में भी आग लग जाती है, ऐसी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, ठीक है। कुरियर है, कुरियर की फैसिलिटी भी आपको घर बैठे सामान मिल जाता है। पोस्ट ऑफिस भी ऐसी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करता है। फाइनेंस भी आपके ट्रेड को प्रमोट करता है, जैसे कि आप जाते हैं मोबाइल लेने और आपके पास पैसे नहीं है तो फाइनेंसर आपको फाइनेंस कर देता है, दैट्स वाई आपको फाइनेंस कर देता है, तो आपका ट्रेड पॉसिबल हो पाता है, शॉपकीपर आपको बेच पाता है और आप खरीद पाते हैं। तो बेसिकली ट्रेड मतलब होता है खरीदना बेचना, एड्स ऑफ ट्रेड होता है हर वो चीज़ जो ट्रेड को सपोर्ट करे, उसे हम एड्स ऑफ ट्रेड कहते हैं। इसमें बहुत सारी और वेरियस चीज़ें आ जाएंगी जो आप लोग बेसिक समझ सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ खास बताने के लिए नहीं है। आप समझ गए कि एड्स ऑफ ट्रेड हर वो चीज़ जो ट्रेड को सपोर्ट करे वो एड्स ऑफ ट्रेड है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन है, आप वहाँ तक जाते हैं, तो ऐसे हर चीज़ें एड्स ऑफ ट्रेड में आती है। तो ये कॉमर्स जो है पार्ट है बिजनेस का, ठीक है। कॉमर्स किसका पार्ट है? बिजनेस का पार्ट है। बात करते हैं कि इंडस्ट्री क्या है। इंडस्ट्री बेसिकली किसी भी कच्चे माल को पक्के माल में बदलती है, ठीक है। रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में बदलती है, उसको हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्री कहते हैं। इंडस्ट्री बेसिकली यूटिलिटी को क्रिएट्स करती है। क्या करती है? यूटिलिटी को क्रिएट करती है, ठीक है। तो यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी किसी भी चीज़ को कंज्यूम करने से जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है उसको हम यूटिलिटी कहते हैं। एक मेजरमेंट है जिसको हम यूटिल्स में मेज़र करते हैं, हालांकि ये एक्चुअल मेजरमेंट नहीं है। तो यूटिलिटी, कोई भी चीज़ में एक यूटिलिटी होती है, उसके अंदर कोई ना कोई उपयोगिता होती है, वो हमारे लिए यूज़फुलनेस आप कह सकते हैं, वो हमारे यूज़फुल होता है तभी हम उसको लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम आपको बताएं कि मेरे पापा क्या करते थे, वो राख लेते थे, ठीक है।
राख ले करके उससे साड़ी जोड़ने का काम करते थे। तो राख जिसकी हम लोग के लिए कोई यूटिलिटी नहीं है, वो मेरे पापा के लिए यूज़फुल था, ठीक है। तो यूटिलिटी, हर चीज़ में कुछ ना कुछ यूटिलिटी होती है, तभी हम उसको क्या करते हैं, परचेज करते हैं, या तभी हम उसको कंज्यूम करते हैं, अदरवाइज हम उसको कंज्यूम नहीं करते। तो इंडस्ट्री वही करती है, इंडस्ट्री किसी चीज़ में यूटिलिटी क्रिएट करती है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास क्या है कि मिट्टी है और वो मिट्टी आपके लिए अभी यूज़फुल है, लेकिन कुम्हार क्या करता है, उसी मिट्टी को लेकर के घड़ा बना देता है, पॉट्स बना देता है, बर्तन बना देता है उसी मिट्टी को आसानी से, और फिर वो मिट्टी आपके लिए यूज़फुल हो जाती है। तो इंडस्ट्री ने क्या किया, उसके अंदर यूटिलिटी क्रिएट कर दी, उसके अंदर उपयोगिता ला दी, उसके अंदर कुछ यूज़फुल करने की कोशिश कर दी। जैसे आप देखते हैं सुबह आपके आसपास बहुत सारे लड़के आते होंगे जो प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े चुन करके ले जाते हैं, ख़राब स्क्रैप बॉटल्स वगैरह लेकर के जाते हैं जो आपके लिए किसी काम के नहीं है, प्लास्टिक के टुकड़े किसी काम के नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री उसी को क्या करती है, फिर से मैन्युफैक्चर करके नई बॉटल्स बना देती है। तो उसको क्या कहते हैं, यूटिलिटी का क्रिएट करना, और वो बॉटल अब हमारे लिए क्या है, यूज़फुल हो गई। तो इंडस्ट्री का काम है किसी भी चीज़ में यूटिलिटी को क्रिएट करना, ठीक है। तो इंडस्ट्री किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन। इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन होता है, कॉमर्स के अंदर प्रोडक्शन नहीं होता है, सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग होती है। इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। फर्दर इंडस्ट्री के कई टाइप्स हैं, हम आपको वो टाइप्स बता देते हैं। उसके पहले हम आपको ये बता दें कि ये क्वेश्चंस इस तरह से बताने का क्या कॉस्ट था और आपको कॉमर्स और ट्रेड बताने का क्या कॉस्ट था। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं, जो मैं आपको विद द ईयर रेफरेंस के साथ बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जा करके उसके रिलेटेड पेपर आपको मिल जाएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। बात करें यूटिलिटी की टाइप्स की, तो यूटिलिटी भी कई टाइप्स की होती है, जैसे प्लेस यूटिलिटी, नॉलेज यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, ठीक है। तो फॉर्म यूटिलिटी, जैसे हमने भी अब जो एग्जांपल आपको बॉटल का बताया वो एक फॉर्म यूटिलिटी का एग्जांपल था कि वो ख़राब फॉर्म में थी और उसने रॉ मटेरियल से नया फॉर्म बना दिया, वो आपके लिए यूज़फुल हो गया। जैसे मैंने मिट्टी कुम्हार वाला एग्जांपल बताया, वो भी एक फॉर्म यूटिलिटी का एग्जाम्पल था, उसमें चेंज इन फॉर्म करके यूटिलिटी क्रिएट्स करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। टाइम यूटिलिटी की बात करें तो टाइम यूटिलिटी क्या है, ठीक है। टाइम यूटिलिटी जैसे आप समझिए कि सर्दियों में आपके लिए आपको जैकेट्स वगैरह या फिर ऊनी कपड़े गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं, जबकि गर्मियों में आप ऐसे कपड़े नहीं पहनते हैं, ठीक है। तो ये टाइम यूटिलिटी है कि, और बारिश होती है तो आपको छाते की ज़रूरत होती है, और जब बारिश नहीं है नॉर्मल डेज में आपको छाते की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये एक टाइम यूटिलिटी का एग्जाम्पल है, ठीक है। प्लेस यूटिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। प्लेस यूटिलिटी को आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। प्लेस यूटिलिटी इंडस्ट्री कैसे क्रिएट करती है। प्लेस यूटिलिटी इस तरह से क्रिएट होती है, जैसे आप सऊदी अरबिया या फिर गल्फ़ कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे ऑयल का बहुत ज़्यादा रिफाइनरीज हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑयल निकलता है, ठीक है। तो जो ऑयल्स वगैरह वहाँ पे इतने ज़्यादा निकलते हैं, तो उसका मतलब ये है कि वहाँ पे उस प्लेस पे उस चीज़ का प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, वहाँ पे उस चीज़ के प्राइस का इतना ज़्यादा क्वांटिटी में वो वहाँ पाया जाता है कि वहाँ पे उसका प्राइस काफ़ी डाउन रहता है। वही चीज़ हमारे यहाँ पेट्रोल जब हमारे यहाँ आता है तो उसका प्राइस बढ़ करके 100 रुपये के आसपास हो जाता है, हालांकि प्राइस कोई 30-40 ही रहता है, टैक्स उसको 100 तक ले जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ हमारे यहाँ आकर के काफ़ी महंगा हो जाता है। तो जो उस प्लेस पे गल्फ़ कंट्रीज़ में जिस तेल का दाम काफ़ी कम है वो हमारे यहाँ आकर के ज़्यादा हो जाता है, सिर्फ चेंज इन प्लेस करने से, स्थान बदलने से उसकी वैल्यू बढ़ गई और स्थान बदलने से उसका क्या है, दाम भी बढ़ गया। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने पड़े होंगे, जैसे गोवा वगैरह में काजू का रेट काफ़ी कम है, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ उसका रेट ज़्यादा है। और हमारे यहाँ पानी जो गवर्नमेंट आपको काफ़ी सस्ते में दे देती है, सुबह से शाम तक आप पानी बहाते रहते हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ वही पानी काफ़ी पैसे पे करके ख़रीदते हैं। तो ये प्लेस यूटिलिटी का एग्जांपल है कि ये वहाँ से चीज़ें हमारे यहाँ से पानी उनके पास जाता है और काफ़ी महंगे प्राइस पे सोल्ड होता है। तो ये प्लेस यूटिलिटी होगी। नॉलेज यूटिलिटी की बात कर लेते हैं। नॉलेज यूटिलिटी कुछ इस तरह से है कि जैसे कोई चीज़ आपको चलानी नहीं आती, जैसे आपने अपने आप एग्जांपल देखे होंगे कि जो ओल्ड एज के लोग होंगे उनको टच मोबाइल चलाने नहीं आता है, तो उस टच मोबाइल का उनके लिए पहले कोई यूज़ नहीं था। फिर क्या हुआ कि अपकमिंग जनरेशन ने उनको वो मोबाइल चलाना धीरे धीरे करके सिखा दिया, तो अब वो मोबाइल भी उनके लिए यूज़फुल हो गया। तो जिस चीज़ का नॉलेज नहीं था वो उनके लिए पहले यूज़फुल नहीं था, अभी क्या है वो यूज़फुल हो गया। तो इस तरह से इंडस्ट्री क्या है, यूटिलिटी को क्रिएट्स करती है। ये कुछ यूटिलिटी के टाइप्स हैं। इंडस्ट्री के टाइप की बात करें तो हमारे पास 3 टाइप की इंडस्ट्री है,
तीन कौन कौन सी टाइप की इंडस्ट्रीज होती है। पहली इंडस्ट्री आपके पास है प्राइमरी इंडस्ट्री, ठीक है। प्राइमरी इंडस्ट्री में बेसिकली हम सारी कुछ नेचुरल से लेने की बात करते हैं। सेकेंडरी डायरेक्ट हम नेचर से ले लेते हैं, उसमें किसी तरह का चेंज इन फॉर्म, किसी तरह का ऐसा कुछ नहीं करते हैं, उसको हम कहते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री की बात करें तो सेकेंडरी इंडस्ट्री आपकी चेंज इन फॉर्म की बात करती है और बेसिकली किसी चीज़ का प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है, ठीक है। उसमें चेंज इन फॉर्म की बात होती है। जितने भी एग्जांपल्स मैंने आपको दिए थे पॉट्स वगैरह के, ये सब सेकेंडरी इंडस्ट्री में आएगा, ठीक है। और जो चीज़ हम डायरेक्ट इन्वायरमेंट से ले लेते हैं, जैसे पेड़ों से फल ले लेना, ठीक है, और शहद से मधुमक्खियाँ ले लेना, मछलियाँ ले लेना, ये सब प्राइमरी इंडस्ट्री में आएगा। मुर्गी पालन, ये सब प्राइमरी इंडस्ट्री, ठीक है। और जितनी भी चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं, जिसको ह्यूमन्स बनाते हैं, जो हम नेचर से डायरेक्ट ना लेकर के मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे ये बोर्ड है, ये चौक से, सारी चीज़ें जो भी मैन्युफैक्चर होती हैं जिसमें किसी तरह के चेंज इन फॉर्म होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्री में उसको हम इंक्लूड करते हैं। अभी हम इसको और आगे लिख करके आपको बता देंगे। बात की जाए थर्ड इंडस्ट्री की, तो उसको टर्सरी इंडस्ट्रीज कहते हैं। टर्सरी इंडस्ट्रीज बेसिकली बिल्कुल कॉमर्स के एड्स ऑफ ट्रेड्स की तरह है। जो चीज़ें कॉमर्स के एड्स ऑफ ट्रेड्स में मैंने आपको बताई थी, वही सारी टर्सरी इंडस्ट्रीज में जो इन दोनों इंडस्ट्रीज को हेल्प करते हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन, आप कोई चीज़ प्रोडक्ट्स बना लेंगे तो उसको सेल करने के लिए आपको जाना पड़ेगा, ये सारी की सारी जो इनको हेल्प करती है, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस और बैंकिंग, फाइनेंस, ये सारी की सारी जो हेल्प करती है वो टर्सरी इंडस्ट्रीज में आती है। तो ये तीन तरह की इंडस्ट्रीज है, अभी हम आगे आपको लिख करके बता देते हैं, ठीक है। प्राइमरी इंडस्ट्री मैंने बताया बेसिकली वो नेचर से जब हम कोई चीज़ डायरेक्ट ले लेते हैं तो उसे हम प्राइमरी इंडस्ट्री कहते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री को फर्दर हम आगे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला है एक्सट्रैक्टिव और दूसरा है जेनेटिक। मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। एक्सट्रैक्टिव होता है जब हम किसी चीज़ को डायरेक्ट क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट मतलब होता है किसी चीज़ को निकाल लेना, ठीक है। तो जैसे आपने किसी चीज़ को एक्सट्रैक्ट कर लिया, जैसे हम इसमें आ जाता है माइनिंग आ जाता है। जैसे आपने माइन से कोल्स वगैरह निकाल लिए, पेट्रोलियम्स वगैरह निकाल लिए, ठीक है, समुद्र वगैरह से, तो माइनिंग हो गया, ठीक है। और आपके पास जो भी आपको पेड़ वगैरह से फल तोड़ लेते हैं, ठीक है, तो एग्रीकल्चरल भी आपकी प्राइमरी इंडस्ट्री में आ जाएगी, एक्सट्रैक्टिव में, ठीक है। और अगर बात की जाए शिकार करना, हंटिंग भी आपकी क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्री में ही आ जाएगी, क्योंकि आप इसमें किसी तरह का कुछ भी नहीं करते हैं, डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। और जो भी आप फिश वगैरह है, अगर आप नदी से फिश निकालते हैं तो वो प्राइमरी इंडस्ट्री के एक्सट्रैक्टिव पार्ट में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा पार्ट जो आपके पास है वो है जेनेटिक, ठीक है। पहला है एक्सट्रैक्टिव, ठीक है, एक्सट्रैक्टिव, और दूसरा है जेनेटिक, ठीक है। अब जेनेटिक क्या है समझिए, यही सारी चीज़ें जब आपने नदी से निकाली फिश तो वो आपकी क्या है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आ गई, प्राइमरी इंडस्ट्री के एक्सट्रैक्टिव के अंदर आ गई, ठीक है। लेकिन अगर आपने वो डायरेक्ट आपने ना निकाल करके आप किसी फिश पॉन्ड में उसको पाल रहे हैं, खुद मधुमक्खी का पालन, खुद आप फिश का पालन कर रहे हैं, फिश पॉन्ड में आप फिश का बिजनेस कर रहे हैं और आप उसको ग्रोथ करा रहे हैं, तो वो फिर आपका जेनेटिक में आ जाएगा। जेनेटिक मतलब जब हम किसी चीज़ के जीन्स को से रिलेटेड जीन्स को डेवलप करते हैं, किसी नए किस्म का जीन्स बनाने की कोशिश करते हैं या उसी जीन्स को डेवलप करते हैं, उससे रिलेटेड बिजनेस करते हैं, तब वहाँ पे हमारा क्या होता है, जेनेटिक इंडस्ट्री आ जाता है। जैसे फिश पॉन्ड में आप फिश अगर पालते हैं तो वो जेनेटिक में आ जाएगा। अगर आप मुर्गी पालन वगैरह का काम करते हैं तो भी वो जेनेटिक में आ जाएगा, ठीक है। आप पशुपालन का कोई भी काम, बकरी वगैरह का पालन का काम करते हैं तो वो जेनेटिक में आ जाएगा। वही अगर आप डायरेक्ट जा करके जंगल में हंटिंग करते हैं तो वो जेनेटिक में ना करके एक्सट्रैक्टिव में आ जाएगा। दोनों नेचर से ही रिलेटेड रहते हैं, लेकिन एक में क्या होता है कि एक में आप उसके जीन्स को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। जैसे फ्लावर्स वगैरह का जो काम है, जो आप नर्सरी वगैरह में देखते हैं कि लोग नए नए फ्लावर्स बनाने की कोशिश करते हैं, वो क्या है, वो किस में आएगा, आपका जेनेटिक में आ जाएगा, क्योंकि आप उसके जीन्स से को बनाने की कोशिश करते हैं, एक नया जीन्स, नए तरह के क्रॉस वगैरह कराने की कोशिश करते हैं, और फिर उसी तरह का भी आप उसके जीन्स को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। एक जीन्स से दूसरा जीन्स, जैसे छोटी मछलियों से नई मछलियाँ, इस तरह का जो भी काम इससे रिलेटेड होता है उसको हम जेनेटिक में ले जाते हैं, और जो इससे रिलेटेड नहीं होता है, जो हम डायरेक्ट इन्वायरमेंट से ले लेते हैं, उससे हम किस में ले जाते हैं, एक्सट्रैक्टिव में ले जाते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री, बेसिकली जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है, सेकेंडरी इंडस्ट्री रिलेटेड होती है किससे, किसी भी चीज़ के मैन्युफैक्चरिंग से, चेंज इन फॉर्म से, ठीक है, या फॉर्म यूटिलिटी को क्रिएट करती है। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि इंडस्ट्री का काम है किसी भी चीज़ में यूटिलिटी को क्रिएट करना, ठीक है। जैसे
आप ऐसे समझिए कि मैं तो नदी के किनारे ही रहता हूँ, तो नदी में क्या है, मछली ऑलरेडी है, ठीक है, ऑलरेडी है, बट हम अगर उसको लेने जाएंगे तो हमारा उससे कहीं ज़्यादा का एफर्ट लग जाएगा। तो इंडस्ट्री क्या करती है, वो मछली को निकाल करके ला करके हमें दे देती है, ठीक है। तो हमारा एफर्ट उससे कम लगता है जितना हमें उसके बदले में पे करना पड़ता है। दैट्स वाई कि वहाँ पे इंडस्ट्री यूज़फुल हो जाती है। तो इस तरह से इंडस्ट्री हमारे लिए यूटिलिटी क्रिएट कर देती है कि अगर हम नदी में जाएंगे तो भी हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट के बाद बहुत कम मछली मिलेगी। तो हमारा जो एफर्ट किया जाएगा उसके पीछे, वो उसके लिए पे की गई यूटिलिटी के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा होगा, जो मेहनत हमें उसके लिए पे करनी पड़ेगी। तो इस तरह से इंडस्ट्री यूटिलिटी को क्रिएट करती है। सेकेंडरी टाइप की इंडस्ट्रीज फॉर्म यूटिलिटी को क्रिएट करती है। इसमें किसी भी तरह के, इसके फर्दर कई पार्ट्स हैं जो कि बताने की ज़रूरत है नहीं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अभी तक देखे नहीं गए, ठीक है। ये बेसिकली फॉर्म यूटिलिटी को क्रिएट करती है। किस तरह से फॉर्म यूटिलिटी को क्रिएट करती है, जैसे मैंने बताया, पॉट्स बना करके, बर्तन बना करके, दरवाजे बना करके, या कोई भी चीज़ जो आप मैन्युफैक्चर होता देखते हैं, साबुन बना करके, शैम्पू बना करके, ठीक है। तो इसमें कई सारे टाइप्स मिल जाएंगे, सिंथेसिस है कई तरह के, तो वो आपको खैर अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, उतना मुझे लिखना भी नहीं है। टर्सरी इंडस्ट्रीज़ की मैंने बात बताई, हर वो चीज़ जो इन दोनों इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करे या हेल्प करे, उसे हम टर्सरी इंडस्ट्रीज़ में क्या करते हैं, लेके जाते हैं। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको लिखवाएंगे और अभी तक जो मैंने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे आपको, ठीक है। बात की जाए बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स की, तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मोटिव होता है, सब जानता है, बताया भी मैंने कि ऑब्जेक्टिव उसका मोटिव क्या होना चाहिए, पर्पस क्या होना चाहिए, अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन हेनरी फोर्ड ने इस कंसेप्ट को चेंज किया और हेनरी फोर्ड ने कहा कि बिजनेस का जो फर्स्ट कंसेप्ट होना चाहिए वो सर्विस कंसेप्ट होना चाहिए, जिस कंसेप्ट को आज के मॉडर्न मार्केटिंग के कंसेप्ट में बहुत वाइडली एक्सेप्ट भी किया गया। आज का पूरा मार्केटिंग का कंसेप्ट इसी पे बेस्ड है, जब आप मार्केटिंग पढ़ेंगे तो जानेंगे। तो बेसिकली बिजनेस में सर्विस फर्स्ट के कंसेप्ट को अप्लाई किया जाने लगा है और अब बहुत ज़्यादा आपको सर्विस जो है वो देखने को मिलेगी बिजनेस में। बिजनेस को अगर इन शॉर्ट में अपने लैंग्वेज में बताऊं तो बिजनेस इन इटसेल्फ रिलीजन, बिजनेस खुद में एक रिलीजन है, जिसमें क्या होता है, फेयर रेट ऑफ रिटर्न का कंसेप्ट होता है, जहां पे आपको अपने इन्वेस्टेड को फेयर रिटर्न देना पड़ता है, अपने कैपिटल को फेयर रिटर्न देना पड़ता है, ठीक है। तो फेयर रिटर्न का कॉन्सेप्ट होता है, सोशल वेलफेयर का कॉन्सेप्ट होता है, डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट होता है, एम्प्लॉयमेंट के कॉन्सेप्ट होते हैं। आपको क्या होता है कि आसपास के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार देना होता है, ठीक है, रोज़गार देना होता है, सर्विस देना होता है, उनको बेटर एनवायरनमेंट देना पड़ता है, उनके बच्चों को एजुकेशन फैसिलिटीज़ देनी पड़ती हैं। तो जैसे बिजनेस इटसेल्फ रिलीजन, अगर कोई खुद को कहता है कि वो ट्रू बिजनेसमैन है, तो वो अपने आप में एक रिलीजन फॉलो कर रहा है, जिसमें जैसा कि हर रिलीजन में आपको बताया गया कि लोगों की हेल्प करो, लोगों की मदद करो, आसपास के लोगों को डेवलप करो, ये सारी चीज़ें आपको बिजनेस में देखने को मिल जाएंगी। तो बिजनेस इन इटसेल्फ रिलीजन, आपने 1992 हर्षद मेहता स्कैम में सुना भी होगा, उन्होंने कहा कि धंधा धर्म है, ठीक है। तो बिजनेस क्या है, अपने आप में एक रिलीजन है, जिसमें फेयर वेजेस का कंसेप्ट है। आपको फेयर वेजेस देना, ऐसा नहीं कि किसी भी रेट पे आप काम कराएं, उनको वर्किंग इन्वायरमेंट देना है, अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट देना है जहां वो बेटर तरह से वर्क कर पाए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स में आपको मिल जाती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए 2016 के बीकॉम एंट्रेंस में आपको मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि bhuonline.in पे आप जाएंगे, सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, वहाँ पे ओल्ड क्वेश्चन पेपर का कॉलम होगा। ओल्ड क्वेश्चन पेपर पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जाकर के आप अपना बीकॉम का पेपर सेलेक्ट कर लेंगे और वहाँ पे आपको क्या miलेंगे, क्वेश्चंस आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर का 2016 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता दे रहा हूँ। बात की जाए क्वेश्चन नंबर की, तो ये क्वेश्चन नंबर है 2016 का, क्वेश्चन नंबर 121 एंड 122, ठीक है। तो 121 ये और 122 ये आपके पास क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्वेश्चंस कहाँ से हैं, मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल। देखिए कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। तो इनमें से कौन बिजनेस का एक इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो देखिए आपको पढ़ करके पता चल जाएगा। पहला है जनरेशन ऑफ
जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, क्या है आपका इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव है। पहले आप सारे ऑप्शन पढ़ लीजिए, ठीक है। अर्निंग प्रॉफिट मैंने आपको बताया बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है। मार्केटिंग, इनोवेशंस, ठीक है। इनोवेशंस क्या होता है, इनोवेशन एक वर्ड होता है। बिजनेस में लॉस होने की प्रोबेबिलिटी समझिए, बिजनेस में लॉस क्यों होता है, प्रॉफिट के कंसेप्ट पे बिजनेस क्यों काम करता है। तो लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बेसिकली वो है जहाँ पे आपको किन किन तरह से लॉस हो सकता है बिजनेस में लॉस हो सकता है। चेंज इन टेस्ट, क्या हो कि जो इन्वायरमेंट है, जो हमारा सोशल है, जो जिनसे हमें बिजनेस करना है, उनका टेस्ट चेंज हो जाए, ठीक है, या उनका प्रेफरेंस चेंज हो जाए। जैसे पहले लोग बहुत ढीले ढाले कपड़े पहनते थे, अब वैसे कपड़े जनरली देखने को नहीं मिलते, जो ओल्ड एरा में सूती कॉटन के कपड़े चलते थे। पहले कीपैड मोबाइल चलता था, नोकिया का मोबाइल बम्पर था, बट उसकी जगह पे एंड्रॉयड फोन्स आ गए, ठीक है। तो क्या हुआ, लोगों के प्रेफरेंस बदलते रहते हैं, इस वजह से क्या होता है, लॉस होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। और किस वजह से लॉस होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज बदल जाए, लोगों का प्रेफरेंस बदल जाए, या फिर आप कह सकते हैं कि कोई नया इनोवेशन हो जाए, कोई नई टेक्नोलॉजी हो जाए। तो इन सभी वजहों से क्या होता है, लॉस हो सकता है। तो आपको इनोवेशन हमेशा करते रहने पड़ते हैं। अगर आप इनोवेशन नहीं करेंगे, ओल्ड टेक्निक लेकर के चलेंगे, तो आप पूरी तरह से फ्लॉप हो जाएंगे। जैसा कि नोकिया एक समय में जो बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर करता था, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा, ठीक है। तो इनोवेशन ऑलरेडी आपका बिजनेस का ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। अर्निंग प्रॉफिट आपका इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। मार्केटिंग, बाजार में आपको अपनी जो स्टैंडिंग पोजीशन है उसको बनाए रखना, ये भी आपका क्या है, इकोनॉमिकल ही ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। बट यहाँ पे आपको दे रहा है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपका इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव, बिकॉज इससे आपकी अर्निंग नहीं बढ़ती है, बल्कि यहाँ पे इसको कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एम्प्लॉय 10 घंटे काम कर रहा है, तो नहीं, आप उससे 8 घंटे ही काम लें, ठीक है। 8 घंटे ही काम ले, कम टाइम काम ले, और ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे। तो जब आप ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, तो वो आपका इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव तो नहीं है। बेसिकली आपको उससे नुकसान ही होता है, प्रॉफिट इनकर्ड नहीं होती, ठीक है। ऑलराइट, प्रॉफिट उससे नहीं आप जनरेट कर पाते हैं, आपको लॉस ही बियर करने पड़ते हैं। तो ये आपका इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव नहीं है। बाकी तीनों आपके इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे बिजनेस के, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आपके सामने है 122 क्वेश्चन कह रहा है ट्रेड इंक्लूड, ट्रेड में क्या इंक्लूड होता है, सेलिंग, हाँ सेलिंग तो होता है ट्रेड में, बाइंग, हाँ बाइंग भी होता है। मैन्युफैक्चरिंग नहीं, मैंने साफ बताया मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड है किससे, इंडस्ट्री से। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होती है, मैंने कॉमर्स बताते समय बताया था। ट्रेड, बाइंग एंड सेलिंग, ये सारा कॉमर्स का पार्ट है, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग कॉमर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ट्रेड में क्या इंक्लूड होता है, बाइंग एंड सेलिंग, हाँ तो ट्रेड में बाइंग एंड सेलिंग दोनों ऐड होता है ट्रेड के लिए। अगर ट्रेड प्लस एड्स ऑफ ट्रेड की बात की जाती है, कॉमर्स में क्या होता है, T प्लस C, ट्रेड कॉमर्स में क्या होता है, C इक्वल क्या होता है, T प्लस A, मतलब ट्रेड एंड एड्स ऑफ ट्रेड मिल करके आपका कॉमर्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका कॉमर्स हो गया, ठीक है। क्या हो गया, ट्रेड एंड एड्स ऑफ ट्रेड हो जाता है, तो वो क्या हो जाता, कॉमर्स हो जाता है। बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है, प्लस एड्स ऑफ ट्रेड, वो सारी फैसिलिटीज अगर मिलती तो वो कॉमर्स हो जाता है। तो ट्रेड में क्या इंक्लूड होता है, बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है। ओके, आगे और क्वेश्चन हम आपको करा देते हैं। जो अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है 2000 किस ईयर में पूछा गया, बता दे रहे हैं आपको हम, 2015 के 2014 के बीकॉम में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 एंड 77, 2014 बीकॉम, ठीक है। तो कह रहे हैं कॉमर्स, उसके बाद स्पेस है, कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, कॉमर्स बिजनेस का पार्ट है, कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स ट्रेड का पार्ट है। तो क्या कॉमर्स ट्रेड का पार्ट है, नहीं, ट्रेड कॉमर्स का पार्ट है, ठीक है। ट्रेड कॉमर्स का पार्ट है, लेकिन कॉमर्स ट्रेड का पार्ट नहीं है। तो ये तो गलत हो गया, इसको कट कर देते हैं, ठीक है। कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, क्या कॉमर्स इंडस्ट्री का पार्ट नहीं, ये बिल्कुल गलत है। कॉमर्स अलग है और बिजनेस अलग है। क्यों, क्योंकि कॉमर्स में बाइंग एंड सेलिंग एंड एड्स ऑफ ट्रेड्स होता है, चीज़ों का खरीदना और बेचना, और उसके डिस्ट्रीब्यूशन से, उसके पैकेजिंग से, उसके इंश्योरेंस से रिलेटेड काम होता है, लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, यूटिलिटी क्रिएट्स नहीं होती उसमें, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल इसमें नहीं होती है। तो ये तो सीधे सीधे गलत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ प्रमोशन, प्रमोशन ये तो कोई मतलब ही नहीं है इस वर्ड का, प्रमोशन से क्या ही मतलब है आपको।
क्योंकि प्रमोशन एक तरह से एडवर्टीजमेंट है और आपको पता है कि कॉमर्स एडवर्टीजमेंट का पार्ट नहीं है, एडवर्टीजमेंट कॉमर्स का एक पार्ट है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट जब आप करके, मैंने बताया हर वो चीज़ जो ट्रेड को फैसिलिटेट करती है, जो ट्रेड को बढ़ाने की कोशिश करती है, वो एड्स ऑफ ट्रेड है। तो एडवर्टीजमेंट एक तरह का एड्स ऑफ ट्रेड है, क्योंकि उसकी वजह से ट्रेड बढ़ता है। जब आप पेप्सी का ऐड देखते हैं, कोका कोला का ऐड देखते हैं, या ड्यू का ऐड देखते हैं कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, तो जब गला सूखता है तो एक तरह से वो ट्रेड होता है, एक तरह से ट्रेड बढ़ता है, आपकी बाइंग एंड सेलिंग बढ़ती है, तो एक एड्स ऑफ ट्रेड है। लेकिन एड्स ऑफ ट्रेड कॉमर्स का पार्ट है, ना कि कॉमर्स एड्स ऑफ ट्रेड का पार्ट है। तो बेसिकली कॉमर्स पार्ट है किसका? बिजनेस का। देखिए यहाँ भी लिखा भी हुआ है कि बिजनेस में इंक्लूड होता है कॉमर्स और इंडस्ट्री दोनों। और कॉमर्स में क्या इंक्लूड होता है? कॉमर्स में होता है ट्रेड और प्लस एड्स ऑफ ट्रेड, टी प्लस ए, सी इक्वल क्या हो जाएगा? टी प्लस ए, ये आपके पास इक्वेशन रहेगा, ठीक है। सी इक्वल टी प्लस ए। कॉमर्स में क्या होता है? ट्रेड एंड एड्स ऑफ ट्रेड। बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस में होता है कॉमर्स और इंडस्ट्री दोनों, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है बिजनेस प्रोवाइड्स इंसेंटिव टू, ठीक है। तो बिजनेस हमें किस चीज़ की इंसेंटिव देता है, किस चीज़ की प्रेरणा देता है, क्या करने के लिए हमें आगे बढ़ाता है, मतलब क्या करने के लिए हमें एक्साइटेड करता है। तो बिजनेस हमें क्या, टैक्स इवेशन, क्या हमें टैक्स चोरी करने के लिए बिजनेस बोलता है? नहीं, ऐसा तो बिजनेस नहीं बोलता है। मैंने आपको बताया बिजनेस इन इटसेल्फ रिलीजन, वो कभी गलत काम करने की आपको सलाह नहीं देगा, ठीक है। अल्टरेशन इज प्रोडक्शन, तो कह रहा है कि क्या आप प्रोडक्शन में या प्रोडक्ट्स में अल्टरेशन इन प्रोडक्ट में मिलावट कर दें, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन बिजनेस देता है, ऐसा कुछ करने का उसका इंसेंटिव है? नहीं, तो बिजनेस का ऐसा कोई इंसेंटिव नहीं है कि आप अपने प्रोडक्ट में मिलावट करें। तो क्या कह रहे हैं? प्राइस राइज, क्या आप दाम बढ़ा करके पैसे कमाएं? नहीं, मैंने बताया ना कि बिजनेस बहुत फेयर सोशल वेलफेयर की बात करता है। प्राइस बढ़ाएंगे तो सोशल में लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी, उतना ही प्रॉफिट लीजिए जितना आपके लिए क्या है, बेटर है, ज़रूरी है, ठीक है। तो बिजनेस फिर क्या कहता है? कहता है इफेक्टिवली वर्क करो, एफिशिएंसी लाओ अपने काम में, जितना ज़्यादा जितना जल्दी प्रोडक्शन हो सके वो करो। तो एफिशिएंसी की बात करता है बिजनेस, ये तीनों की बातें बिजनेस नहीं करता है, ठीक है। तो बात समझ में आई। अब हम आपको 2-3 और क्वेश्चन कराएंगे जो कि एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। अच्छा, एक चीज़ आप लोग ये देखना कि चाहे बीकॉम हो या एमकॉम हो, आप जा कर के पेपर ज़रूर देखते रहना, क्योंकि इसके पहले जो मैंने कॉमर्स इंक्लूड्स वाला जो मैंने क्वेश्चन कराया था, वो क्वेश्चन 2020 के एमकॉम के भी पेपर में पूछा गया था। बट मैं 2020 का एमकॉम का पेपर इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ वही पेपर करा रहा हूँ जो पेपर आप जा करके खुद वेरीफाई कर सके कि क्या ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन करा रहा हूँ। 2014 से लेकर के 2019 तक के ही पेपर आपके ऑनलाइन पोर्टल पे अवेलेबल है। हालांकि आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं और ऐप पे आप जाते हैं तो ऐप पे आपको तकरीबन 13 साल के पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन बिना ऐप पे जाए हुए अगर आप ऐसे देखना चाहें तो पोर्टल पे 2014 से 2019 तक के ही पेपर अवेलेबल है। तो मैं सिर्फ 2014 से 2019 तक के ही क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। जो टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं बिजनेस के एक टॉपिक से अब तक तकरीबन 50 क्वेश्चन देखे गए हैं बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम में। 50 क्वेश्चन सिर्फ इसी टॉपिक से, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट से। अगर आप ठीक से बिजनेस समझ लेते हैं कि बिजनेस क्या है, बिजनेस के अंदर आती है, बिजनेस के अंदर आता है कॉमर्स, बिजनेस के अंदर आती है इंडस्ट्री। तो बिजनेस, कॉमर्स और इंडस्ट्री इसी पे घुमा घुमा करके हर बार उसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं। तकरीबन 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं अगर पिछले 10 सालों के पेपर की बात की जाए तो। पर मैं वो नहीं करा रहा, मैं सिर्फ 2014 से लेकर के 2019 तक के क्वेश्चन करा रहा हूँ। चाहे बीकॉम हो या एमकॉम हो, आप ये दोनों क्वेश्चन ज़रूर देखते रहना। ऐसा मत सोचना कि बीकॉम का एमकॉम से अलग है, एमकॉम का बीकॉम से अलग है। आपके लगभग 60% जो सिलेबस है वो सेम होते हैं, 60% इससे ज़्यादा ही सेम होते हैं। मैं बता रहा हूँ 2019 के पेपर में नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा गया बीकॉम में। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो बीकॉम एमकॉम में सेम रहेंगे। अभी मैं वो दिखा भी दे रहा हूँ, इस टॉपिक से भी रिलेटेड से। मैं 2019 में पूछा गया बीकॉम के एंट्रेंस में नाबार्ड का फुल फॉर्म, और मैंने 2020 में मैंने एमकॉम का एंट्रेंस दिया, ठीक है। और मैंने वो क्वेश्चन, मैंने बीकॉम के पेपर नहीं देखे। और मज़ा यहाँ पे आएगा कि 2020 में वो पेपर फिर से सेम क्वेश्चन नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा गया 2020 में। और इससे ज़्यादा मज़ा अब आएगा कि मेरा फिर भी गलत हुआ वो। तो ये बड़ी बात है, आपने देखा नहीं उस क्वेश्चन को, आपको एटलीस्ट देखना चाहिए था।
बीकॉम और एमकॉम दोनों में लगभग सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खैर चलिए हम दिखा देते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है जेनेटिक इंडस्ट्री इंक्लूड्स, मैंने आपको बताया था जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है, उसके जीन्स से रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं, डेवलप करने की कोशिश करते हैं, जीन्स डेवलप करने की कोशिश करते हैं, उससे रिलेटेड बिजनेस करते हैं, जिसमें आप भी मधुमक्खी पालन कह सकते हैं, फिश पालन अगर आप अपने यहाँ करते हैं फिश पॉट्स में, तो पॉट्स में अगर फिश पालते हैं तो उसको भी जेनेटिक इंडस्ट्री में डाल सकते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग भी आपकी जेनेटिक इंडस्ट्री में आ जाएगी, और फ्लावर्स वगैरह के जो नर्सरी है वो भी जेनेटिक इंडस्ट्री में आ जाएगी, जिसमें भी हम किसी के जीन्स को डेवलप करने से रिलेटेड बिजनेस करते हैं तो वो जेनेटिक फार्मिंग में आ जाएगी। ठीक है, अब जेनेटिक फार्मिंग इंक्लूड फिशिंग, तो फिशिंग मैंने आपको बता रखा है, जब भी आप कोई चीज़ डायरेक्ट फिशिंग मतलब फिश जब आप नदी वगैरह से निकाल रहे हैं, जब आप डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं नेचर से तो वो एक्सट्रैक्टिव में आ जाएगा। ठीक है, हंटिंग भी क्या है मैंने आपको बता रखा है कि हंटिंग ऑलरेडी एक्सट्रैक्टिव में आ जाएगा, क्योंकि नेचर से आप वो डायरेक्ट ले ले रहे हैं। माइनिंग, कोल माइन से भी आप कोयला डायरेक्ट निकाल ले रहे हो, उसके जीन्स को नहीं डेवलप कर रहे हैं ना उसका चेंज इन फॉर्म कर रहे हैं, तो इस केसेस में ये तीन की तीनों आपकी जेनेटिक इंडस्ट्री में नहीं आएगी। एग्रीकल्चर आपका जेनेटिक इंडस्ट्री में आ जाएगा। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि अगर आप नेचर से डायरेक्ट बिना किसी तरह की एग्रीकल्चर एक्टिविटी किए हुए अगर आप डायरेक्ट कोई फ्रूट्स वगैरह तोड़ लेते हैं फॉरेस्ट वगैरह से, या फॉरेस्ट से लकड़ी काट लेते हैं, तो फिर वो भी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आ जाएगा, ना कि जेनेटिक में आएगा। लेकिन जब आप अपने यहाँ प्रॉपर बीज डाल रहे हैं, उसके जीन्स को डेवलप कर रहे हैं, तो इस तरह की जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होगी वो किस में आ जाएगी, जेनेटिक इंडस्ट्री में आ जाएगी। ठीक है, ओके। अब अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, तो इनमें से बिजनेस का कौन सा एक सोशल ऑब्जेक्टिव है। इसके पहले हमने देखा था कि इनमें से कौन सा बिजनेस का इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव नहीं है, अभी हमको देखना है कि इनमें से कौन सा सोशल ऑब्जेक्टिव है। तो इनोवेशन नहीं, इनोवेशन तो हम अपने कंपटीशन को बीट करने के लिए करते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि नए नए तरह के इनोवेशन होते रहते हैं, तो उससे बचने के लिए आपको भी इनोवेशन करना पड़ता है, जिससे कि आपका क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप कंपटीशन को बीट कर सकें, नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर। तो क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, तो इनमें से कौन सा बिजनेस का सोशल ऑब्जेक्टिव है। इनोवेशन, इनोवेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि इनोवेशन क्या होता है। इनोवेशन में हम अपने नए नए टेक्नोलॉजी से बीट करने के लिए, टेक्नोलॉजी जो और कॉम्पिटिटिव जो नई चीज़ें आ रही हैं उनको बीट करने के लिए हमें भी इनोवेशन करने पड़ते हैं। आप देख भी रहे हैं कि डे टू डे हर चीज़ आपकी क्या होती जा रही है। जैसे मोबाइल, पहले बहुत भारी मोबाइल आता था, तो उसकी जगह पे हल्के मोबाइल और पतले मोबाइल्स आने लगे। ड्रेस वगैरह में भी इनोवेशन आपको देखने को मिल जाती है आसानी से, और फर्स्ट वगैरह में टाइल से मार्बल, पहले नॉर्मल कच्चे घर, तो इनोवेशन हर जगह हर कोई अपने बिजनेस में करता रहता है। ठीक है, पहले फ़ैन है, काफ़ी आवाज़ करते थे, काफ़ी बिजली भी कंज्यूम करते थे। पहले की वॉशिंग मशीन, फ्रिज, तो हर जगह आपको इनोवेशन नहीं करेंगे, आपके ज़्यादा बिजली कंज्यूम करेगी, दूसरी की कम बिजली कंज्यूम करेगी, तो आदमी क्या करेगा, जो लोग नई टेक्नोलॉजी से बना रहे हैं उनका ले लेगा। तो इनोवेशन आपका क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स तो नहीं है भाई साहब, बिजनेस का इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। प्रॉफिट जनरेशन, तो प्रॉफिट जनरेशन भाई लाभ कमाना, तो बेसिकली प्रॉफिट के लिए तो बिजनेस किया जाता है, तो ये भी आपका इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव है, सोशल ऑब्जेक्टिव तो नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट, आप अपने रिस्क का मैनेज करते हैं कि किस तरह से आप अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सके, कम से कम आपको लॉस हो, तो ये भी आपका एक इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव है। सोशल ऑब्जेक्टिव तो बिल्कुल नहीं है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्या है आपका, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आपका क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव है। अभी इसके पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था बीकॉम के एंट्रेंस में, और सीधा पैरेलली आपको मिल रहा है ये एमकॉम के एंट्रेंस में सेम क्वेश्चन। ठीक है, ईयर 2015 आप जा करके पेपर चेक कर लेंगे, एक बार पेपर एक बार ज़रूर देख लेना सब लोग, बीकॉम एमकॉम दोनों देख लेना। ठीक है, इंडस्ट्री क्रिएट, अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इंडस्ट्री क्रिएट, तो इंडस्ट्री क्या क्रिएट करती है, टाइम यूटिलिटी, मैंने आपको बता रखा है टाइम यूटिलिटी क्या होती है। हाँ, तो ठीक है, वो बात भी ठीक आ रही है। फॉर्म यूटिलिटी भी मैंने आपको बता रखा है कि क्या होता है, ये भी ठीक बात आ रही है। प्लेस यूटिलिटी, तो मैंने प्लेस यूटिलिटी का भी एग्जांपल आपको बता रखा है। प्लेस यूटिलिटी मतलब सऊदी अरबिया में तेल सस्ता है, यहाँ महंगा है, यहाँ पानी सस्ता है। और पोजीशन यूटिलिटी क्या होती है, जब हम किसी चीज़ की ओनरशिप को ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे आप कार लेते हैं तो आपकी कार की ओनरशिप आपको ट्रांसफ़र कर दी जाती है, ऐसे यूटिलिटी पोजीशन यूटिलिटी कही जाती है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप देखें तो यह जो तीनों पोजीशन है, या फिर टाइम यूटिलिटी या प्लेस यूटिलिटी या पोजीशन यूटिलिटी, ये सारी चीज़ें आपको कॉमर्स में भी मिल जाएंगी। कॉमर्स भी ये सारे काम करता है। तो बेसिक जो काम है इंडस्ट्री का, वो चेंज इन फॉर्म है, वो फॉर्म में चेंज करके यूटिलिटी को क्रिएट करता है। ये तीनों भी आपको मिल जाएगी टर्सरी इंडस्ट्रीज में, जो थर्ड टाइप की इंडस्ट्रीज है जो हेल्प करती है इंडस्ट्रीज को। ठीक है, लेकिन
ये सारी चीज़ें आपको कॉमर्स में मिल जाएंगी। और ये बेसिक काम नहीं है, इंडस्ट्री का बेसिक काम है चेंज इन फॉर्म करके यूटिलिटी को क्रिएट करना। अलग है चेंज इन प्लेस करके भी यूटिलिटी क्रिएट की जाती है, जैसे मैंने बताया था कि नदी में से निकाल करके फिश आपको दे दी जाती है, तो ऐसे भी यूटिलिटी क्रिएट होती है। लेकिन जो मेन काम है और बेसिक काम है वो ये है, क्योंकि ये सारे काम आपको कॉमर्स के अंदर भी मिल जाते हैं, लेकिन कॉमर्स कभी भी चेंज इन फॉर्म नहीं करता है। चेंज इन फॉर्म इंडस्ट्री का ही काम है, चेंज इन फॉर्म करके यूटिलिटीज को क्रिएट करना, किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना किसका काम है, इंडस्ट्री का काम है। इसलिए चेंज इन फॉर्म इसका सबसे ज़्यादा सुटेबल आंसर है। ठीक है, एमकॉम 2018 आप जा करके BHU ऑनलाइन पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम सारे क्वेश्चन तो नहीं करा रहे, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी छोड़ भी दिए, बस मैं हर एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यह क्वेश्चन पूछ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड इज एन एक्टिविटी रिलेटेड टू। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन है, यह एक्टिविटी रिलेटेड है किससे? ठीक, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इज एन एक्टिविटी रिलेटेड टू, ये क्वेश्चन है एमकॉम एंट्रेंस 2018 में पूछा गया है। BHU ऑनलाइन पोर्टल पे जाकर के आप एक बार देख लेंगे। मैं सारे क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ, कुछ ही क्वेश्चंस करा रहा हूँ, उसकी वजह है कि सारे क्वेश्चंस कवर कराए भी नहीं जा सकते, काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, चूँकि लिख करके कराना पड़ रहा है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड इज एन एक्टिविटी रिलेटेड टू, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एक्टिविटी किससे रिलेटेड है? इंडस्ट्री की बात करें तो नहीं, इंडस्ट्री से तो रिलेटेड नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री यूटिलिटी को क्रिएट्स करता है, तो ट्रांसपोर्टेशन की बात यहाँ पे नहीं आती है। एड्स टू ट्रेड की बात की गई है। ठीक है, एड्स टू ट्रेड, ठीक है, और कॉमर्स, ठीक है, और ट्रेड। आपके सामने ट्रेड आप ऑलरेडी जानते हैं कि ट्रेड में सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग है। ठीक है, सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग की बात की जाती है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन की बात एक्ट ऑफ ट्रेड में नहीं की जाती, इंडस्ट्री में भी नहीं की जाती, क्योंकि इंडस्ट्री में यूटिलिटी क्रिएट्स की जाती है बाय चेंज इन फॉर्म के थ्रू। ठीक है, एड्स ऑफ ट्रेड्स की बात की जाती है। ठीक है, एड्स ऑफ ट्रेड में क्या आता है? एड्स ऑफ ट्रेड में हर वो चीज़ आता है जो ट्रेड को क्या करता है, इंक्लूड करता है, जो कि चीज़ें आपको क्या करती हैं, ट्रेड्स को सपोर्ट करती हैं, ये एड्स टू ट्रेड्स में क्या होती हैं, आ जाती हैं। ठीक है, हर वो चीज़ जो ट्रेड को हेल्प करे। ठीक है, कॉमर्स की बात की जाए कि क्या कॉमर्स में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड आता है, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड बेसिकली कॉमर्स में भी आता है, और एड्स ऑफ ट्रेड चूँकि इसको अलग करके दिया है तो ये इसका ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है, क्योंकि एड्स ऑफ ट्रेड में एक ट्रेड है, ट्रेड में बाइंग एंड सेलिंग है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एड्स ऑफ ट्रेड में कई सारी चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड है, इंश्योरेंस है, पैकेजिंग है, सर्विसिंग है, तो ये सारी चीज़ें, फाइनेंस है, सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, एड्स ऑफ ट्रेड में आ जाती हैं। तो ये एड्स ऑफ ट्रेड इसका ज़्यादा बेटर आंसर है। कॉमर्स चूँकि कॉमर्स के से अलग करके ऑलरेडी अगर आपसे पूछा जाए कि 1 से लेके 10 तक किस में आता है, ठीक है, 1 से लेके 10 तक किस में आता है, और आपको 100 तक के ऑप्शन दे दिए जाए और उसमें 1 to 10 का भी ऑप्शन हो, तो 1 to 10 ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि वो सिर्फ उसी को कवर कर रहा है। तो एड्स ऑफ ट्रेड में बाइंग एंड सेलिंग को हटा करके ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की बात की गई है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। एक छोटा सा और टॉपिक है जो आपको जान लेना है, वो है प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन बेसिकली बिजनेस की तरह ही होता है, रेगुलर बेसिस पे होता है, डेली होता है, इसमें हम अर्निंग के लिए करते हैं, लेकिन इसके पीछे जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट नहीं होता है। ठीक है, क्या नहीं होता है? प्रॉफिट नहीं होता। इसमें आपको क्या मिलता है? इसमें आपको फ़ी मिलती है, और इसका एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। जैसे जब कोई टीचर प्रोफेशन करता है, एक टीचर को टीचर बनने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है, उसके पास डिग्री होनी चाहिए गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए, जिसका वो टीचर बनना चाहता है। ठीक है, अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसके पास डॉक्टरेट की डिग्री होनी चाहिए, कोई लॉयर बनना चाहता है तो उसके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, और बार काउंसिल का लाइसेंस होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे रिक्वायरमेंट होते हैं प्रोफेशन के लिए। प्रोफेशन के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उनको उस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना ज़रूरी होता है। बिना कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो किए आप प्रोफेशन को फॉलो नहीं कर सकते। और इसमें आपको फ़ी मिलती है, एक टीचर को फ़ी मिलता है, प्रॉफिट नहीं मिलता है, एक डॉक्टर को फ़ी मिलती है, प्रॉफिट नहीं मिलता है, एक लॉयर को फ़ी मिलती है, उनको प्रॉफिट नहीं मिलता है। तो इसमें दो चीज़ें नहीं होती, एक मोटिव प्रॉफिट का नहीं होता है, और दूसरा क्या नहीं होता है, दूसरा इसमें आपका
पहली चीज़ की प्रॉफिट का मोटिव नहीं होता है, दूसरी चीज़ है इसमें एक अलग से कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जो कोड ऑफ कंडक्ट आपको फॉलो करना पड़ता है। तो ये चीज़ें आपको प्रोफेशन को बिजनेस से अलग करती हैं, जबकि ये भी रेगुलर बेसिस पे किया जाता है, डेली किया जाता है, लॉफुल होता है और सारे फीचर्स आपके बिजनेस के आपको प्रोफेशन में मिल जाएंगे, नहीं होता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कहीं का कोई भी क्वेश्चन है जिससे आप डील नहीं कर पा रहे हैं, आप बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चन से डील नहीं कर पा रहे हैं, आप इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन से डील नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप बिजनेस या इंडस्ट्री या कॉमर्स किसी भी क्वेश्चन से, किसी भी लेवल के क्वेश्चन के, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में किसी के भी बुक के क्वेश्चन से आप डील नहीं कर पा रहे, तो आप बेसिकली उस क्वेश्चन को हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। ठीक है, मैंने बताया सुकरात कहते थे क्वेश्चंस करो, तो हम क्वेश्चन में बिलीव रखते हैं। इसमें कोई मतलब नहीं कि मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, मतलब ये है कि आपको कितना आया और आप उससे रिलेटेड कितने ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं। अगर आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और कोशिश करेंगे आप लोग की मेरी जितनी भी क्लासेस होंगी वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस क्या होंगी, ऑनलाइन लगेंगी। मैं वन वे पढ़ाने में उतना ज़्यादा बिलीव नहीं रखता, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस मेरी ऐप्स पे लगेंगी, यूट्यूब पे मैं बहुत कम पढ़ाऊँगा, और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस ऑनलाइन पढ़ाऊँगा, कंटिन्यू पढ़ाऊँगा, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो आप लोग कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्रिप्शन लेकर के ऐप पे हमसे पढ़िएगा, क्योंकि यूट्यूब पे मेरी क्लासेस बहुत ही ज़्यादा कम आएंगी। ठीक है, आप ऐप पे पढ़ेंगे, कंटिन्यू पढ़ेंगे और अपने क्वेश्चंस पूछेंगे, तभी जाकर के चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो पाएंगे। वैसे जितनी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं, मुझे मुश्किल ही लगता है कि आपका कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड अभी भी बचा हो, क्योंकि मैंने उससे रिलेटेड हर एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश की है। मैंने बिजनेस एक वर्ड को काफ़ी टाइम लेकर के प्रॉपर एक वर्ड जो बिजनेस है उसको समझाने की पूरी कोशिश की है। अभी तक मैंने आपको सिर्फ इतने टाइम में एक वर्ड पढ़ाया है, बिजनेस। ठीक है, जो कि तकरीबन अगर अपने बुक से देखा जाए तो मैंने तकरीबन बुक के 2 चैप्टर आपके कवर किए हैं सिर्फ एक वर्ड बिजनेस को पढ़ाने में। ठीक है, तो अगले कोर्स के लिए आप लोग अपने DNS एजुकेयर ऐप पे जा करके वहाँ से ऐप से जुड़ सकते हैं, क्लासेस से जुड़ सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप उनसे DNS चैनल के थ्रू आप कॉल करके पता कर सकते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आदिल भाई का भी नंबर आपके पिछले वीडियोस में है, या आपको थंबनेल पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप आदिल भाई से भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन सारे टॉपिक से रिलेटेड या और भी कोई क्वेश्चन है उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारी लाइव क्लासेस से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और अपने क्वेश्चन रख सकते हैं। अभी तक का मुझे नहीं लगता है कि किसी भी लेवल का इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया आज तो आप इससे रिलेटेड हर तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए